के पैमाने क्या है स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के पैमाने? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल हेल्थ? सबसे नंबर 1 रोग ना हो, नंबर 2 दर्द ना हो, नंबर 3 नींद अच्छी तरह से आती हो, नंबर 4 भूख अच्छी तरह से लगती हो, नंबर 5 शौच समय पर सही मात्रा में आता हो, नंबर 6 किसी का है कि इंग्लिश में? ओके, आई विल स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस, बट एक वो करना पड़ेगा, एक तो सबको। हाँ, मैं कर रही हूँ। नहीं, मैं कर देता हूँ, मैं करता हूँ ताकि फिर वो नहीं हो चक्कर। ठीक है। मैं ये अलाउ वाला नहीं हटा है ना आपने, इसलिए हो रही दिक्कत। चलिए ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ के पैरामीटर्स पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर अंग्रेजी में बता दूंगा। रोग ना हो, दर्द ना हो, नींद अच्छी तरह से आती हो, भूख अच्छी तरह से लगती हो, शौच समय पर सही मात्रा में आता हो, और शरीर में इतना हल्कापन हो कि शरीर का भान ना हो। कोई भी अंग हम कब महसूस होता है? जब वहां कोई समस्या होती है। सर में दर्द है, सर भारी है, तो हमेशा सर महसूस होता रहता है। कमर में प्रॉब्लम है, कमर महसूस, बहुत देर बैठे बैठे हो गई, फूलों में परेशानी होना चालू हो गई, तो वो महसूस होने लग जाती है। तो बॉडी में इतना हल्कापन हो कि शरीर का हमें भान न हो। और 7वां क्राइटेरिया है कि बॉडी प्रोपोर्शंस और हमारा पोस्चर ठीक हो, मतलब जितनी हमारी लंबाई है उसके हिसाब से हमारा वजन हो, जितनी हमारी वजन है उसके अनुरूप लंबाई है कि नहीं है, और पोस्चर हमारा ठीक हो कि आपकी कमर सीधी है, यूं झुक कर बैठे हैं या कमर सीधी करके बैठे हैं, पोस्चर हमारा ठीक हो। ये सारे शारीरिक स्वास्थ्य के पैमाने। तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल हेल्थ? नो डिजीज, नो पेन, गुड स्लीप, गुड एपिटाइट, गुड bowel हैबिट्स, and bodilessness. We do not feel the body, and our posture and body proportions are normal. These are the parameters of physical health. Mental health, मन का कार्य क्या है? विचार करना। 1 मिनट में हम 25 से 30 विचार करते हैं। The work of mind is to create thoughts, 25 to 30 thoughts per minute. जब नकारात्मक नेगेटिव चिंतन चलता है, स्पीड पहुंच जाती है 50 to 60 थॉट्स पर मिनट। जब पॉजिटिव थिंकिंग में होते हैं, स्पीड रह जाती है 6 से 10, 6 to 10 थॉट्स पर मिनट। आइडियल स्टेट है थॉटलेसनेस, जीरो थॉट, बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो विचार तो आएंगे ही, लेकिन वो हमारे विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। ये हमारा मेंटल हेल्थ। अब कैसे रहेंगे उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 90%, मोर देन 90% ऑफ फिजिकल डिजीजेज आर आल्सो साइकोसोमेटिक। बीमारी असली मन में, प्रकट शरीर पे हो रही है, मनोदैहिक रोग। तो वो साइकोसोमेटिक डिजीज, जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, साइकोसोमेटिक डिजीज का भी रूट नहीं कटेगा, तो वो ठीक नहीं होंगी। इसलिए उसको भी समझना और किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड इज सोशल हेल्थ, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति हमारा सकारात्मक रवैया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो वो कब डेवलप होगी? जब हम सब में भगवत भाव रखेंगे। When we feel everybody is the same, is the part of this universe, the whole universe is creation of God. भगवान इस रूप में ये लीला कर रहा है, इस भाव में रहेंगे तो सामने वाला क्या कर रहा है, कोई हमारे विपरीत भी व्यवहार कर रहा है, तो हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भाव आ रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं हम उसमें भगवत भाव नहीं रख रहे हैं, उसको भगवान का रूप नहीं देख रहे हैं। तो जब भगवत भाव होगा कि सामने कौन है, भगवान इस रूप में लीला कर रहा है, ये निमित्त बनकर मेरे कर्मों का भुगतान करा रहा है, इस भाव में रहेंगे तो हमारा सोशल हेल्थ भी अच्छा होगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल हेल्थ।
क्योंकि मूल में भूल यही हुई है और इसी की वजह से सारी चीजें हमारी गड़बड़ हो रही हैं। अपने आप को हम शरीर मान बैठे। अभी आप एक थोड़ा सा कल्पना करें, आप कार में बैठकर जा रहे हैं, कार के बाहर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आप कार हैं? आर यू कार? नो, यू आर ड्राइवर और पैसेंजर ऑफ द कार। उसी तरह शरीर रूपी यंत्र में बैठकर हम कार्य कर रहे हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द ड्राइवर और द पैसेंजर। तो मैं कौन हूं? हु एम आई? शरीर नहीं था तब भी मैं था, शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं हूं, मैं रहूंगा। और शरीर में भी देखिए, ये पैदा हुआ था 3 किलो का शरीर, एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 kg और लेस देन 3 kg। उस समय भी मैं था। अब इतने सालों में न जाने वो शरीर कितनी बार बदल चुका है। 1 से 2 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, एक एक सेल बदल जाती है। तो अब तक न जाने कितनी बार वो शरीर बदल चुका है, लेकिन मैं तो नहीं बदला। मैं तो तब भी था, मैं अब भी हूं। तो वो मैं कौन? उस अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को जानना। क्योंकि यहाँ भूल यहाँ हो गई है। हम अपने आप को, जैसे मैंने अभी ये कपड़े पहन रखे हैं, मैं अपने आप को कहूं मैं ये टी शर्ट हूं, कैसा लगेगा मेरा परिचय? ऐसा ही कुछ हम अपना परिचय करते हैं। आज आपसे पूछा जाए हु आर यू, क्या परिचय देंगे आप अपना? अपने नाम का। आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो। ये आइडेंटिटी है। फिर वो नाम तो छठे दिन या छठे महीने, whenever the name was given, you didn't come in the world with the name। वो बाद में दिया गया है नाम, काल्पनिक है नाम। कुछ भी हो सकता था। आज जो नाम है आपका, उसके स्थान पर कोई दूसरा हो सकता था। कल्पना के स्थान पर वंदना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस नाम, उस आइडेंटिटी को हमने इतना पक्का कर लिया है कि आपको नींद में भी 20 जने सो रहे हैं, नींद में अगर आवाज दी जाएगी कल्पना, तो जिनका नाम कल्पना है वही उठेंगे, बाकी लोग सो रहे हैं। मतलब वो इतना डीप में चला गया है वो नाम की, वो हमने अपनी उसको आइडेंटिटी में। फिर वहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने अपने डिग्रीज को, अपने पोस्ट्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम जज, एनीथिंग, आई एम रिटायर्ड, आई एम एनीथिंग, जो भी, हमने उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। वहीं तक सीमित नहीं रहे। अब जो गड़बड़ जहां हो रही है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, वो बात है हमने अपनी बीमारियों को अपने आइडेंटिटी बना लिया है। आई एम डायबिटिक, आई एम हार्ट पेशेंट। ये है सबसे बड़ी गड़बड़। बीमार होने का बहुत बड़ा कारण है, हमने बीमारी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। बीमार रहने का, बीमार हो या किसी भी वजह से, लेकिन वो शरीर में कोई, जैसे अपनी कार में कुछ खराबी हो गई, अगर अब मैं कहूं मैं खटारा कार हूं, खटारा कार किसी वजह से हुई, उसको ठीक करवा लिया, वापस वो सही ढंग से चलने लगी, दुरुस्त हो गए। लेकिन हमने अपनी आइडेंटिटी क्या बना ली? खटारा कार। ऐसे ही हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, आई एम डायबिटिक, आई एम हार्ट पेशेंट। ये शरीर रूपी यंत्र है, कार है, जिसमें कोई खराबी हुई है, क्या करना है? उसको ठीक करके आगे काम लेना है उसको सही ढंग से। लेकिन हम अपनी जब आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो हमारे विचार किस दिशा में चलेंगे, हमारे विचारों का क्या असर होता है शरीर के ऊपर, एक एक अणु परमाणु पर हमारे विचारों का असर होता है। वाइब्रेशंस का इफेक्ट एक एक सेल पर होता है, एक एक अणु परमाणु पर होता है। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग भी हैं। एक प्रयोग डॉक्टर मसारू इमोटो, जापान के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया है कि उन्होंने एक ही समय एक जैसे 2 ग्लासेस में एक सोर्स से पानी लिया। एक पर लिखा बर्फ, एक पर लिखा बुद्ध, एक पर लिखा हिटलर। अब जिस पर बुद्ध लिखा हुआ था, उसको, जापान में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है, सबने श्रद्धा के, प्रेम के वाइब्रेशंस दिए, वाइब्रेशंस ऑफ लव एंड डिवोशन। और जिस पर हिटलर लिखा हुआ था, उसको हेट के वाइब्रेशंस दिए। फिर दोनों का बर्फ जमाया गया, आइस जमाया गया, और उसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से देखा गया।
तो जिस पर बुद्ध लिखा हुआ था उसमें बहुत सुंदर क्रिस्टल्स बने, जिस पर हिटलर लिखा हुआ था उसमें बिल्कुल बेतरतीब आकृतियां बनी। ऐसा ही उन्होंने फिर और बहुत सारे प्रयोग किए, आई लव यू, आई हेट यू, कुछ शब्दों पर, मंत्रों पर, और पानी के अलावा और चीजों पर। देखा, मतलब हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव अणुओं पर, परमाणुओं पर पड़ता है। तो जब हम ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, मैं बीमार, मैं डायबिटिक, मैं हार्ट पेशेंट, तो ये वाइब्रेशन शरीर के एक एक सेल को प्रभावित करते हैं और वो हमें बीमारी से बाहर नहीं निकलने देते। तो स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो पहले अपने वाइब्रेशंस को चेक करने की जरूरत है। हु एम आई एम हैप्पी हेल्दी सोल, मैं स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हूं। ये वाइब्रेशंस हर समय क्रिएट करें। जब हम ये वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, उसका असर सेल इस शरीर की एक एक कोशिका पर होगा। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, वो हर विचार एक ऊर्जा है। एवरी थॉट इज एनर्जी, एंड द एनर्जी is affecting this compact form of energy, means this body. What is atom? Everybody knows atom क्या है? ऊर्जा का घनीभूत रूप। Condensed form of energy is atom. E is equal to mc square। जिन्होंने भी साइंस पढ़ी वो जानते हैं इस चीज को। तो क्या है वो? Mass is a compact form of energy. If mass is divided, it exploded, it becomes energy, large energy। परमाणु बम क्या है? उस ऊर्जा का ही विस्फोट है जो मास से निकली है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये दृश्य जगत, ये शरीर, एक एक अणु परमाणु, ये सब ऊर्जा का ही घनीभूत रूप है। तो विचार की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस है, वो शरीर के ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। साइंटिफिकली भी इसको इस तरह समझें। तो जब हम बीमारी के विचार क्रिएट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन शरीर की कोशिकाओं में वैसे चेंजेस लाना चालू कर देते हैं। और जब हम स्वस्थता के, प्रसन्नता के विचार पैदा करते हैं, उनका असर शरीर के ऊपर पॉजिटिव वे में होने लगता है। इसलिए हमेशा अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखने का हम प्रयास करें। हु एम आई, अपने ओरिजिनल सेल्फ को, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जानने के मैं स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हूं। तो फिर हमारा सारा ध्यान, हमारे सारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। एक सिंपल से उदाहरण समझिए। सपोज आप मैं बैठा हूं, आप सामने गिर पड़े हैं, आप रो रहे हैं, चोट लगी, आप रो रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? आपके साथ बैठकर रोऊं या आपको उठाकर आपकी मरहम पट्टी करूं? सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है? मैं आपके साथ बैठ के रोऊंगा, रोऊंगा नहीं, आपको उठाकर आपकी मरहम पट्टी करूंगा। वो सही एक्शन होगा। हम क्या करने लग जाते हैं? शरीर में जरा सी तकलीफ हुई, हाय मैं मरी, अरे परेशान, मैं तो कमर के वजह से उठा ही, हम रोना धोना चालू कर देते हैं। और ये है गड़बड़, ये मूल में भूल। इसलिए अपने वाइब्रेशंस को चेक करना और उनको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने इस ओरिजिनल सेल्फ में आते हैं कि हम आई एम हैप्पी हेल्दी सोल, इस शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आई एम ए ऑब्जर्वर ऑफ दिस बॉडी, बिकम ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ दिस बॉडी। जब हम शरीर के दृष्टा बन जाते हैं, तो इसमें होने वाली तकलीफ से प्रभावित हुए बिना इसके उपचार के लिए सही कदम उठाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। उसके साथ हाय हाय करने के बजाय उस उसके डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर उसको ठीक करने का हम प्रयास करेंगे, जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में आएंगे। तो इस ओरिजिनल अपने आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है विचारों को चेंज करने के लिए। और विचारों का क्या प्रभाव हो रहा है, हमारे मेंटल हेल्थ का क्या असर हो रहा है फिजिकल हेल्थ पर। जिस साइकोसोमेटिक डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो क्लिनिकली प्रूवन साइकोसोमेटिक कैंसर जैसी बीमारियां तक अपने विचारों से हम पैदा कर सकते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियों को अपने विचारों से हम ठीक कर सकते हैं। एक इसके ऊपर भी एक प्रयोग है। एक 50-60 के दशक में अमेरिका में कैंसर के ऊपर दवाओं की खोज चल रही थी। 1957 में एक दवा खोजी गई, क्रेवियोजेन, जिसके बारे में कहा गया एक विशेष तरह का कैंसर होता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, कि उसमें ये बहुत कारगर है।
मिस्टर राइट करके व्यक्ति थे, उनको ये दवा दी गई। उनको बताया गया कि नई दवा आई है और ये आपके कैंसर को बिल्कुल ठीक कर देगी। उन्होंने वो दवा ली, 1.5 महीने में उनके वो सारी लिम्फ नोड्स जो थे वो डिसॉल्व हो गए। उनको डॉक्टर्स ने चेक किया, ही वाज क्योर्ड। कोई भी दवा आती है तो सीधा ऐसे ओपन मार्केट में नहीं आ जाती है, पहले उसके ऊपर एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के अंतर्गत ही उनको दी गई थी वो दवा। 6 महीने के बाद इंटरिम रिपोर्ट आई, और अलग-अलग कई सारे सेंटर्स पे वो ट्रायल्स चलते हैं। तो इंटरिम रिपोर्ट आई कि ये दवा इस कैंसर में कारगर नहीं है। मिस्टर राइट ने वो रिपोर्ट पढ़ी, 1.5 महीने में फिर से उनके वापस से गांठें आ गई। वापस पहुंचे डॉक्टर्स के पास, उन्होंने देखा कि यार ये पहले ठीक कैसे हुए थे। मतलब उन्होंने देखा सारा रिकॉर्ड कि उनको ये दवा दी गई थी, ये दवा तो इसमें कारगर थी नहीं, तो ये ठीक कैसे हुए? समझ में आया कि अपनी विचार शक्ति से ही ठीक हुए हैं ये, और तो कोई कारण उनको समझ में नहीं आया था, कोई और ऐसा चेंज था नहीं। तो उन्होंने उन पर प्रयोग करने की सोची। उस समय और कोई दवा इसके लिए मेडिसिन थी नहीं, तो उन्होंने उनको इस बार कहा कि पहले जो मेडिसिन थी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, इसलिए वो काम नहीं कर रही थी। अब ये प्योरिफाइड वर्जन आया एंड इट विल क्योर योर डिजीज कंप्लीटली। इस बार उनको दवा नहीं दी गई, दवा के स्थान पर प्लेसिबो दिया गया। प्लेसिबो का मतलब होता है दवा की शक्ल में ऐसी चीज जो दिखती दवा जैसी है लेकिन होती नहीं है, जैसे डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन या नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन। तो वो प्लेसिबो दिया गया। 1.5 महीने में फिर से उनका कैंसर गांठें डिसॉल्व हो गई। डॉक्टर्स को 100% विश्वास हो गया कि ये ठीक किससे हुए? अपने विचारों की शक्ति से। तो प्लेसिबो इफेक्ट मतलब अभी, और ये इसके ऊपर फिर बहुत सारे प्रयोग हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, कि आपको 2 ग्रुप्स बनाए गए पेन किलर के लिए। एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग पेन किलर लाइक मॉर्फिन दिया गया। उनको बोला गया कि ये तो मल्टीविटामिन की गोली है, कोई दर्द-वर्द की दवा नहीं है। और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, उनको बोला गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जिस ग्रुप को वास्तव में पेन किलर दिया गया था, लेकिन उनको बताया गया था कि ये पेन किलर नहीं है, ये तो मल्टीविटामिन की गोली है, उनमें 30% लोगों का पेन रिलीव हुआ। और जिनको प्लेसिबो दिया गया था, लेकिन उनको बताया गया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, उनमें 60% लोगों का पेन ठीक। मतलब प्लेसिबो इफेक्ट कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों से उसमें वो मेडिसिनल क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं उन एटम्स में, कि वो हमारे शरीर के एटम्स को ठीक करें। और वहीं पर उल्टा भी हो सकता है इसका, नॉसिबो इफेक्ट। मतलब अच्छी वाली चीज है जो हमें बहुत फायदा देने वाली, अरे क्या है घास फूस, इससे कोई ठीक होना है क्या? हमने उसके पॉजिटिव इफेक्ट को कम कर दिया अपने विचारों के द्वारा। तो अपने विचारों से हम रोग पैदा भी कर सकते हैं, रोग ठीक भी कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके हम सबके जीवन में आता है। जैसे सिंपल है, क्रोध किया, क्रोध का इफेक्ट सबको मालूम है। क्रोध करते ही क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। सबका अनुभव होगा। ऐसे ही भय, डर, फियर, तो फियर का क्या इफेक्ट होता है? हमारे लंग्स एंड किडनीज के ऊपर। आज भी कोरोना काल में जो ज्यादा डेथ्स हुई हैं, जो ज्यादा बीमार पड़े हैं, उसमें बहुत बड़ा फियर फैक्टर भी था, दैट इंक्रीज द साइटोकाइन स्टॉर्म। द इमोशन ऑफ फियर इंक्रीज द साइटोकाइन स्टॉर्म। बेचारा वो वायरस तो छोटी मोटी चीज थी, वो तो सिंपल इन्फ्लुएंजा के जैसा जुकाम का हंसी का वायरस था। उससे नहीं मरे हैं लोग, जो मरे हैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। और उसमें बहुत बड़ा रोल है, हाइपर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ, वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो पैदा हुआ, द फियर फैक्टर। तो हमारे वाइब्रेशंस का हमारे विचारों का क्या असर होता है? ऑल ऑटो इम्यून डिजीजेस, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज, चाहे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एसएलई, और बहुत सारी पूरी फैमिली है। सारी ऑटो इम्यून डिजीज के रूट में कॉज क्या है? उनमें बीमारी में ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? बॉडी सेल्स
स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द बॉडी सेल्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो देश की सेना है, वो देश के दुश्मनों से रक्षा के लिए वो अपने ही नागरिकों को मारने लग जाए, वो है ऑटोइम्यून डिजीज। मतलब हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम, जो हमारा बाहर की बीमारियों से रक्षा करने वाला तंत्र था, वो शरीर की कोशिकाओं को ही मारने लग गया। ये है ऑटोइम्यून डिजीज। तो ऑटोइम्यून डिजीज के रूट में कॉज क्या है? हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक अंतर्द्वंद। यहाँ विचारों की लड़ाई चल रही है, बॉडी सेल्स कंफ्यूज हो जाती हैं, आपस में लड़ने लगी। तो विचारों का ये इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये बंद करना है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्लिनिकली प्रूवन संग्रह की प्रवृत्ति, हमारी स्टोरेज कलेक्ट करने की प्रवृत्ति जो है, वो कब्ज को जन्म देती है। कॉन्स्टिपेशन, आंतों के पास संग्रह करने को क्या है? मल है, वो मल का संग्रह करने लगे थे। अब संग्रह किसका करते हैं हम? धन का कर सकते हैं, वस्तुओं का कर सकते हैं, बातों का संग्रह कर सकते हैं। 20-20 साल पुरानी बातों को सहेज कर रख रखा है। वो सड़ी गली बातें, किसी ने 10 साल 20 साल पहले हमारे साथ कुछ किया था, बीच में वो कभी मिला ही नहीं, आज मिला है, वो सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी। और अच्छी बातें तो शायद आई ना आए, बुरी बातें जरूर याद आ जाती हैं। उनको हमने सहेज कर रख रखा है अंदर, जबकि ये फैक्ट है कि एवरीबॉडी इज चेंजिंग। 10 साल पहले जो हम थे, क्या आज वो है क्या? हमारा शरीर भी बदल चुका है, हमारे विचार भी बदल चुके हैं, तो प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। जब रत्नाकर डाकू से संत वाल्मीकि बन सकता है, अंगुलीमाल से संत अहिंसक बन सकता है, तो सामने वाला इतना तो कोई बुरा नहीं, वो नहीं बदल सकता क्या? हम क्यों धारणाएं पकड़ कर बैठे हुए, क्यों के प्रति वो पुरानी बातें पकड़ कर बैठे हैं? वो गांठें, एक बातों के गुच्छे बनाने की आदत, डीप रिजेंटमेंट दैट लीड्स टू कैंसर। ये क्लिनिक, ये साइकोसोमेटिक इफेक्ट है। हमारी दुख की बातों को घोटते रहना, इकट्ठे करते रहना, उनको घोटते रहना, कैंसर जैसे लोगों का कारण बनती है। फिर ऐसे ही इरिटेशन लीड्स टू स्किन प्रॉब्लम्स। तो ये सारे हमारे जो क्लिनिकली प्रूवन बहुत सारे ऐसे हैं, क्लिनिकली प्रूवन साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स। डिससैटिस्फैक्शन लीड्स टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, म्यूकस कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सप्रेशन ऑफ डिजायर्स लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन सब को ठीक करना है, तो इसके लिए जरूरी है अपने विचारों को ठीक करना। तो विचारों को ठीक करने के लिए जानना जरूरी है थॉट्स का सोर्स क्या है, तभी तो उनको चेंज कर सकेंगे। 95% से ज्यादा हमारे थॉट्स सबकॉन्शियस लेवल से चलते हैं। आप अपने 5 मिनट के विचारों को चेक कर लीजिए। अगर आप उनको वापस से रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 90% ज्यादा व्यर्थ के विचार हैं, वेस्ट थॉट्स। और वेस्ट पर ही सीमित रहे नहीं, नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो ये वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमारी एनर्जी को भी ड्रेन कर रहे हैं, और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे शरीर को भी प्रभावित कर रहे हैं। फिर जैसे ये बात है कि मैं आई एम डायबिटिक, अब अंदर बैठ गया है ये बात, सबकॉन्शियस लेवल पे है कि अब तो जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी, अब तो ये बीमारी हमेशा के लिए रहने वाली है। तो अब वो सबकॉन्शियस में जो बैठ गया, 95% थॉट्स हमारे उसके द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं। अब 5% हम कॉन्शियस थॉट्स पैदा भी करेंगे, नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, लेकिन वो 95% थॉट्स जो अंडर करंट चल रहा है कि ये तो बीमारी अब जिंदगी भर रहने वाली है, अब जिंदगी भर दवाई पर ही रहना पड़ेगा, वो 95% थॉट्स उन 5% थॉट्स को दबा देते हैं, और हम अपनी बीमारी से मुक्त नहीं हो पाते। तो बिलीफ सिस्टम में पहले तो ये बात ध्यान रख लेनी है कि हमारे बिलीफ सिस्टम में जो हमने बैठा रखी बातें, उन धारणाओं को भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब पूरी बॉडी बदल रही है, 1 से 2 साल में एक-एक सेल चेंज हो रहा है, अब सारे अनहेल्दी सेल्स के स्थान पर हेल्दी सेल्स क्रिएट हो जाएंगे, तो कोई बीमारी रहेगी क्या? तो क्योर इज 100% पॉसिबल। Instead of this belief that this disease is going to be remain for the life, हम क्यों नहीं ये बिलीफ सिस्टम में बैठा लें, क्योर इज 100% पॉसिबल। संभव है, इस समझ के साथ संभव है कि भाई बॉडी सेल्स बदल रही है,
एक मिनट में हमारे 25 से 30 करोड़ पुराने सेल्स नष्ट हो रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। तो जो नए पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ होंगे या बीमार होंगे, ये सिग्नल कहाँ से आता है? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और वाइब्रेशंस। जिस समय हम पॉजिटिव थिंकिंग में है, वी आर क्रिएटिंग हेल्दी सेल्स। जिस समय हम नेगेटिव थिंकिंग में है, वी आर क्रिएटिंग डिजीज सेल्स। ठीक है, उस पे असर और चीजों का भी होता है। जैसे आप यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल आया, बट वो सिग्नल सेल्स तक कैसे पहुंचता है? माइंड ने एक थॉट क्रिएट किया, ब्रेन ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया, एंड दैट विल रीच द नर्व एंडिंग्स। वहां नर्व एंडिंग्स पर से सेल के ऊपर इफेक्ट कैसे होता है? न्यूरोकेमिकल्स के द्वारा। तो न्यूरोकेमिकल्स किससे बनते हैं? हमारे जो भी हम अंदर डाल रहे हैं फूड के रूप में, उससे बन रहे हैं। तो वहां पर रोल है हमारे डाइट का। तो उसको, उस महत्व को नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे विचारों का। तो डाइट में अगर हमारे गड़बड़ होगा, वो न्यूरोकेमिकल्स, मान लीजिए पेस्टिसाइड वाला खाना ले रहे हैं, हमने यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल भेजा, लेकिन उस सिग्नल को वो जो न्यूरोकेमिकल में अल्टरेशन आ गया उन केमिकल्स की वजह से, उसकी वजह से वो पॉजिटिव सिग्नल भी नेगेटिव में बदल गया। इसलिए डाइट का भी महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्व है हमारे विचारों का। तो अपने विचारों को हर समय हम सकारात्मक रखें, हेल्दी सेल्स का निर्माण करें, तो कोई भी डिजीज क्योर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिलीफ सिस्टम में ये बात बैठ जानी चाहिए, क्योर इज 100% पॉसिबल। फिर दूसरा सोर्स है विचारों का, इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या है, क्वालिटी क्या है? सुबह से उठते ही हम क्या करने लग जाते हैं? पहले होता था उठकर पहले भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आजकल क्या हो गया? कराग्रे वसते मोबाइल। हम उठते ही मोबाइल, मतलब इतना ज्यादा हम, और फिर उसमें देख क्या रहे हैं? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, 90% वेस्ट हाउस। उठते अखबार पढ़ने लग जाते हैं, 90% नेगेटिव न्यूज। तो इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं उसका असर हमारे थॉट प्रोसेस पे चलता रहता है। सुबह सुबह एक कोई घटना हमने अखबार पढ़ ली, अब दिन भर उसका चिंतन चलता रहता है। तो ये इंफॉर्मेशन हम क्या ले रहे हैं उसके प्रति सावधान होने की बहुत जरूरत है। तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेना है, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कम से कम सुबह सुबह 8 बजे से पहले एक नियम बना लें कि न तो टीवी पर न्यूज देखनी है, न अखबार पढ़ना है, न मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक खंगालना है। तो कम से कम सुबह-सुबह का जो पॉजिटिव एनर्जी लेने का समय, वो समय, और रात्रि को सोने से पहले का समय, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबकॉन्शियस में, हम जब रात को सोते समय हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, उस जंक्शन के टाइम पर अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँगे, तो वो सबकॉन्शियस लेवल में वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। उस समय कुछ पॉजिटिव डालने की ज़रूरत है, और सुबह उठते ही सबकॉन्शियस से हम कॉन्शियस में आ रहे हैं, उस समय भी हमारा पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड रहना चाहिए। तो उसके लिए अपने दिनचर्या में भी हमें कुछ ध्यान रखना होगा, और अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उसमें पॉजिटिव डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि खेत में अगर हम बीज नहीं डालेंगे, खरपतवार, वीड्स को उगाना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाती है। ऐसे ही जब तक हम पॉजिटिव कुछ नहीं डालेंगे अंदर हमारे इस फर्टाइल लैंड में, माइंड में, तो नेगेटिविटी तो अपने आप आ जाएगी। तो पॉजिटिव डालना बहुत जरूरी है। तो अपने विचारों को, अपने इस मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, और उसके द्वारा अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए, ये ध्यानना जरूरी है कि हमारा जो पूरा स्वास्थ्य रूपी भवन है, इसके आधार क्या है? तो 3 खंभों पर खड़ा है ये स्वास्थ्य रूपी भवन: बैलेंस थॉट्स, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज। तो इन तीनों खंभों को ठीक करने के लिए क्या करना है? नंबर 1, बैलेंस थॉट्स, सबसे इंपॉर्टेंट।
तो अपने थॉट्स को बैलेंस करने के लिए 2 गहने हमेशा पहने रहे। पहला है मुस्कुराना और दूसरा है शुक्राना, स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड। ये 2 मानसिक कुल्हाड़ियां हैं जो हमारे हर नेगेटिव विचार को काट फेंकने में सक्षम। हर हाल में मुस्कुराना, हर बात का शुक्राना। इन एवरी सिचुएशन स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड। एंड ये पॉसिबल है क्योंकि आज जो कुछ भी मिला है, आप हम किसके लिए शुक्राना, अब आप कहेंगे कि किसके लिए शुक्राना करें। 24 घंटे में हर समय शुक्राने का मतलब क्या है? कितने बार शुक्राना? सुबह सुबह उठ के एक बार भगवान की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने भगवान से प्रार्थना कर ली, शुक्राना कर लिया, हो गया काम। अब दिन भर भुनभुनाने का लाइसेंस मिल गया है? नो। शुक्राना हर समय का हो, मतलब हम वहां कहते हैं 24 घंटे में 700 बार मुस्कुराएं, और मुस्कुराने के साथ जोड़ें शुक्राना। तो 700 बार का मतलब हर 2 मिनट में एक बार, मतलब जो कर रहे हैं मुस्कुराते हुए वो कर पा रहे हैं इसका शुक्राना करते हुए। पॉसिबल है, कर सकते हैं। अब आप कहेंगे किस बात का करें, हर 2 मिनट में किस बात का करें? जो कुछ कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, 700 बार तो कम है, हर सांस के लिए शुक्राना कर सकते हैं। कोई गारंटी है कि अगली सांस आएगी? पट्टा लिखा के लाए कोई? नहीं। हर सांस के लिए, अगली सांस आ रही है, परमात्मा तुम्हारी कृपा है कि अगली सांस मिल रही है। इसके अलावा आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या आपने बनाई है? एक अणु ऑक्सीजन का बना सकते हैं, 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कभी हमने उसके लिए शुक्राना किया परमात्मा का, उन वृक्षों का जिनसे वो ऑक्सीजन हम तक पहुंच रही है? तो हर सांस के लिए शुक्राना कर सकते हैं। जो कुछ हमें मिला है, हर चीज के लिए जड़ चेतन हर एक के शुक्राने कर सकते हैं। तो हर कार्य में हम शुक्राना जोड़ दें, मुस्कुराना जोड़ दें, नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं रहेगी। कहना आसान है, लेकिन अमल में कैसे लाएं? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? उसके लिए क्या करना है? स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड जीवन में उतरे, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है? उसके लिए इस यंत्र का उपयोग करें। आजकल 24 घंटे हमारे साथ रहता है, इसमें रिमाइंडर डालें। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। रिमाइंडर डालें, हर 15 मिनट, आधे घंटा, कम से कम 1-1 घंटे का तो डाल सकते हैं जब तक जाग रहे हैं। रात्रि को सोते समय नहीं रिमाइंडर लगा के सोना है, बार-बार वो अलार्म जब बज रही है और आपकी नींद खुल रही है, वो नहीं करना है। पर जब आप जागने से लेकर रात्रि को सोने तक हर आधे घंटे, 1 घंटे में एक बार रिमाइंडर लगा लें। एक बार वो तो एक बार सेट कर लें। स्माइल, ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना, शुक्राना, कुछ भी एक बार आपने लिखा, कॉपी पेस्ट करते जाइए उसको। जैसे ही वो बजेगा बजर, तुरंत आपके नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। अरे इस परिस्थिति में मुझे शुक्राना ढूंढना है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई है, अल्टीमेटली हम उससे पार तो हो ही जाएंगे। एक परिस्थिति तो कभी बनी रह नहीं सकती है, तो उस परिस्थिति से पार होने की क्षमता विकसित हो रही है, ये तो अच्छा हो ही रहा है। उसमें कुछ ना कुछ हम अच्छा हो ही रहा है, बस अच्छा देखने की हम आदत डाल लें। एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसको समझें। एक राजा और मंत्री, तो मंत्री की आदत थी, वो हर बात में अच्छा देख रहा था। बहुत हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक बार दोनों जंगल गए, वहां राजा की अपनी तलवार से उंगली कट गई। मंत्री ने अपने सहज स्वभाव से कह दिया कि जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तो उंगली कट गई रही, कह रहा अच्छा हुआ। जाते ही उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। अब मंत्री जेल में जा रहा है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा ने देखा ये तो पागल है, इसको जेल में डाल रहा हूँ, कह रहा अच्छा हुआ। थोड़े दिनों बाद फिर राजा जंगल में गया, भटक गया, जंगली कबीलाई लोगों के हाथ पड़ गया। वो नरबली चढ़ाते थे। उसको राजा को उन्होंने बांध दिया कि अब इसकी बलि चढ़ाएंगे। फिर उनका जो पुजारी ओझा होता है वो आया, उसने उनका अंग परीक्षण किया, देखा कि अंगुली कटी हुई है, कि अंग भंग की बलि नहीं लेती है देवी, उसको छोड़ दो। राजा को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, उस दिन अपनी उंगली कट गई थी तो आज जान बच गई। अगर नहीं होता तो आज तो मंत्री ने सही कहा था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। जाते ही उसने मंत्री को जेल से रिहा किया और बोला तूने सही कहा था, लेकिन तेरे को जेल में डाला इसमें क्या अच्छा हुआ? महाराज, मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, और मेरी तो कोई उंगली कटी हुई थी नहीं।
तो मेरे तो बलि चढ़ जानी थी, तो अच्छा ही हुआ ना। तो मतलब हर बात में हम अच्छा ढूंढने की आदत बनाए, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम कहते हैं, तो वो हर समय हम ढूंढ सकते हैं। वो एक पॉजिटिव आपके विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए शुक्राना ढूंढने की जो आदत है वो बहुत अच्छी है। स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड, ये 2 गहने हमेशा पहने रहें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए। और जो इसमें बाधा है उसको समझें, हमारे विचारों को, अपने विचारों को, अभी जैसे मैं बता रहा 5 मिनट के विचारों को चेक करें, तो किसके बारे में चलते हैं हमारे विचार? क्योंकि वेस्ट ऑफ जो थॉट परेड चलती रहती है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है विचारों की दिशा को ठीक करने के लिए कि विचार चल किस दिशा में रहे हैं। अपने विचारों को चेक करें तो आप देखेंगे 90% या 99% विचार या तो पास्ट के बारे में चल रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में चल रहे हैं, या दूसरों के बारे में चल रहे हैं। और इन तीनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ना हम दूसरों को बदल सकते हैं, ना पास्ट को चेंज कर सकते हैं, जो हो गया उसको चेंज कर, और ना फ्यूचर के बारे में हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, बट क्या होने वाला है वो तो आप आने वाला समय बताएगा। हम उसके बारे में ख्याली पुलाव बनाते रहें तो वो अपना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ व्यर्थ के थॉट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि प्लानिंग बनाना बंद कर दें। प्लानिंग बनाने में कितनी देर लगती है? आप सुबह से शाम तक क्या काम करने वाले हैं, आप प्लानिंग बनाते हैं, 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन उसके बाद फिर आप जो ख़याली पुलाव बनाना चलो, अच्छा फिर मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, फिर वहाँ वो मिलेगा, फिर वो मुझसे ये कहेगा, फिर मैं उससे ये कहूँगी। ये जो चलता जाए, ये वेस्ट थॉट्स, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो अपने जब हम इन पर कंट्रोल कर लेते हैं, भूत के, भविष्य के विचारों पर और दूसरों के बारे में चिंतन पर, तो अपने आप हमारे विचार की क्वांटिटी कम हो जाती है, और क्वालिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए हर हाल में, हर बात में शुक्राना ढूँढने की अभ्यास बना लें। और उसके लिए जो हमारे नेगेटिव विचार चलते हैं किसी के लिए भी, वो फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई भी हमसे विपरीत व्यवहार करता है, तो ये कर्म सिद्धांत को समझ लेंगे तो अपने आप उन नेगेटिव विचारों पर ब्रेक लग जाएगा। हाँ, जो कुछ भी मिला है मुझे 100% मेरे कर्मों का परिणाम। मैंने कुछ न कुछ इस जन्म में या पिछले जन्म में किया, जिसका रिजल्ट आज इस रूप में मेरे सामने आ रहा है। तो सामने वाला क्या कर रहा है? सिर्फ वो लौटा रहा है जो मैंने उसको दिया था। जब ये इस भाव में रहेंगे, अकाउंट क्लियर हो रहा है, तो अकाउंट क्लियर करने वाले का शुक्राना। इस तरह से नहीं समझें तो सामने वाला परीक्षक है, एग्जामिनर है, वो मेरा एग्जाम ले रहा है कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बैलेंस को बना के रख पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, तो वो एग्जामिनर है। अब एग्जाम अगर होगा तभी तो हम आगे की क्लास में प्रमोट होंगे। तो एग्जाम और एग्जामिनर का शुक्राना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो किसी भी दृष्टि से समझें, हम उसमें हर हाल में, हर परिस्थिति में स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन के साथ जोड़ें। और ये जब जिस दिन हमने जोड़ लिया, अपने आप हमारे नेगेटिव विचार खत्म होते जाएँगे, और पॉजिटिव विचार में रहेंगे, उनका असर बॉडी के एक-एक सेल पे होगा। पॉजिटिव विचारों के द्वारा हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। दूसरी चीज़, बैलेंस थॉट्स के बाद बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज। तो बैलेंस एक्सरसाइज के लिए योग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। चलिए थोड़ा-सा साथ में योग का अभ्यास भी करें। योग का मूल अर्थ क्या है? बेसिक जो योग का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम्। जो पतंजलि का योग दर्शन है, उसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कब होगा? जब व्यर्थ के विचारों से हम मन को हटाएँगे, मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए योग का जो मूल अर्थ है, कोई केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। टू बी अवेयर, अवेयरनेस इज योग। हर समय हम सजगता का अभ्यास रखें कि जो कुछ कर रहे हैं होश पूर्वक हो रहा है कि नहीं। हम जो क्रियाएं रोज करते हैं, जनरली वो मैकेनिकल हो जाती हैं। मन कहीं और दौड़ता रहता है, शरीर से काम होता रहता है। सबका अनुभव है, नहाते-नहाते हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। वो हनुमान चालीसा का एक भी
जो है अंदर कोई वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं कर रहा, बस वो एक मैकेनिकल चल रहा है। ऐसे ही हम बहुत सारे कार्य करते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस तक पहुंच रहे हैं, अंदर तो विचारों की उधेड़-बुन चल रही है। अपने आप रास्ते में मुड़ते जाते हैं, अपने आप सारे पहुंच जाते हैं। तो अवेयरनेस के साथ नहीं हो रही। तो जो कुछ कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ हो, वो योग हो जाएगा। तो हमारा हर एक्शन विद अवेयरनेस हो, ये योग है। केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। तो आसन और प्राणायाम भी कर रहे हैं और मन कहीं और है, तो फिर वो योग नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। तो हम योग करें मतलब मन को जोड़ें। अभी थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास साथ में कर लें। आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, आप आराम से कुर्सी पे बैठिए, सीधे बैठे, बस कमर गर्दन सीधी हो, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। इस तरह अंगूठा और तर्जनी उंगली की टिप्स को आपस में मिला के टिकाकर 2-3 प्राणायाम के बारे में साथ में जो चर्चा चल रही है उसको भी सुनते रहें और ये प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, ताकि उनको हम अपने दैनिक जीवन में अपनाकर बैलेंस एक्सरसाइज के रूप में योगाभ्यास को अपना सकें। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। करें भस्त्रिका प्राणायाम। हर प्राणायाम में 5 चीजों का ध्यान रखना है: मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिवोशन। विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता और समर्पण भाव। तो मेथड क्या है? पूरा लंबा गहरा श्वास लेना, लॉन्ग डीप ब्रेथ। अब पूरा छाती को पूरा फुलाना है, जितना फुला सकते हैं। नॉर्मली हम जब ब्रीथ करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 350 से 500 ml, 300 500 ml। जब पूरा डीप ब्रेथ करते हैं और पूरा एक्सहेल करते हैं तो 3000 टू 4500 ml तक एयर हम ले पाते हैं। वाइटल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, 8 to 10 times मोर एयर एंड मोर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंचेगी, ब्लड के माध्यम से एक एक सेल को एनर्जाइज करेगी। तो हर सांस के साथ मन को जोड़ें। अब स्पीड क्या रखनी है इसकी? अगर आपको कोई हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें, इस तरह से। लंबा गहरा लेना है, छोड़ना है, लेकिन हर सांस के साथ मन को अवश्य जोड़ना है, तभी वो प्राणायाम है। नहीं तो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। क्या संकल्प करना है? जो हम इस एक्शन के द्वारा कर रहे हैं, बस उसी को विजुअलाइज करना है कि हर सांस के साथ एनर्जी से भर रहे हैं अपने आप को। वो वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, एक एक सेल को वो एक्टिवेट कर रही है, प्रभावित कर रही है पॉजिटिव वे में। तो हर सांस के साथ वो फील करें शक्ति और स्फूर्ति को। विद एवरी ब्रेथ आई एम गेनिंग एनर्जी। इस संकल्प के साथ कम से कम 5 मिनट लगातार करें, तो उसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। जैसे बॉडी की चार्जिंग, जैसे आप सुबह-सुबह मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे बॉडी की चार्जिंग हो जाएगी, चुस्ती फुर्ती से भर जाएगा, हमारी वाइटल पावर बढ़ेगी, वाइटैलिटी बढ़ेगी। और लंग्स के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लंग्स को एक्सपांड कर रहे हैं, तो लंग्स के लिए तो सबसे अच्छा है। ऑल डिजीज ऑफ लंग्स, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, फाइब्रोसिस, इन सब के लिए बहुत उपयोगी है भस्त्रिका प्राणायाम। Also, when energy level goes up, allergies come down. तो एलर्जीज है आपकी कम होगी। प्लस कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीनेटेड एनवायरनमेंट। तो कैंसर जैसे रोगों में भी उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कम से कम कर रहे हैं और साथ में जो बात बताई जा रही है वो भी सुनते जाएं। इस तरह से हम जब कर रहे हैं ये फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में, ये योग, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि क्या कर रहे हैं? हमारे सारे सिस्टम के फ्लोज को बैलेंस कर रहे हैं। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करेंगे पूरे फ्लोज को बैलेंस करने के लिए। अभी भस्त्रिका करें और सुनते भी जाएं, तो वो फ्लोज
पूरा जब फ्लो बैलेंस होगा तो जहां फ्लो होता है वहां कोई कचरा जमा नहीं होता है। आप घर में देखिए कचरा कहाँ जमा होता है, आप रोज सफाई करते हैं, लेकिन जब दिवाली के टाइम स्पेशल सफाई करते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ से कचरा निकलता है, पलंग के नीचे से, अलमारी के नीचे से, टेबल के कोनों से, जहां फ्लो नहीं है, रेगुलरली नहीं जाते आते हैं, वहां पर कचरा जमा होता है। तो ऐसे ही बॉडी में नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत है, सारे रोग एक है, सारे रोगों की चिकित्सा एक है। रोग का क्या कारण है? डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी एंड वेस्ट वाइसेस इन द माइंड। मन में विकारों का जमाव, शरीर में गंदगी का जमाव, ये रोगों का मूल कारण है। अब उसको नामकरण अलग अलग देते थे, जहां जमा हुआ उसके हिसाब से हम नामकरण दे देते हैं, बट मूल कारण एक ही है। जॉइंट्स में जमा हुआ आर्थराइटिस, टॉन्सिल्स में जमा हुआ टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स में जमा हुआ अपेंडिसाइटिस, जोड़ों में जमा हुआ आर्थराइटिस, लेकिन मूल कारण एक ही है बीमारी का, डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। तो अब उसको दूर करना है। वो डिपोजिशन कहाँ होता है? डिपोजिशन आया हमारे बैड फूड के कारण, बैड थिंकिंग के कारण, लेकिन वो इकट्ठा कहाँ होता है? वेयर फ्लो इज डिस्टर्ब्ड। तो जब फ्लो हमारा प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा फ्लो प्रॉपर रहेगा, तो कहीं कचरा वो जमा नहीं होगा। इसलिए एक्सरसाइज का, बैलेंस एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। तो बैलेंस एक्सरसाइज के लिए ये योग प्राणायाम का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जीवन के अंतिम क्षण तक किया जा सकता है। बाकी आप और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिम करते हैं, ऑल आर गुड, नो प्रॉब्लम, बट वो हर समय नहीं किए जा सकते हैं। उसके लिए हमारी डिपेंडेंस है किसी दूसरी चीज पर। योग के लिए आप इंडिपेंडेंट है, सिर्फ आपको 3x6 की जगह चाहिए, एक चादर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपके पास अब आपको खुद को करना है। जिम जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, साइकिलिंग चाहते हैं, साइकिल चाहिए, प्लस और एटमॉस्फेयर बाहर घूमने के लिए जगह भी होनी चाहिए। पैदल भी जाना है, अभी टांग में फ्रैक्चर हो गया, नहीं जा सकते हैं, लेकिन योग तो फ्रैक्चर के साथ भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो उसको जीवन के साथ अवश्य जोड़ें। उसके लिए इसके साथ प्राणायाम का अभ्यास करें, थोड़ा सा अभ्यास रेगुलरली करेंगे तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको दिखेगा। तो भस्त्रिका के बाद दूसरा हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति में क्या करना होता है? पेट को पिचकाकर सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से सांस बाहर, पेट विथ कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन, ब्रीदिंग आउट फोर्सफुली। ये जैसे खांसी करते हैं तो क्या होता है? सांस बाहर ही आती है, पेट अंदर ही जाता है। उस तरह से कपालभाति, इसमें कुछ प्रिकॉशंस है। कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना होता है, जिनको पेट में एक्टिव अल्सर है, लार्ज हर्निया है, लास्ट 6 मंथ्स में कोई पेट का मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, और महिलाओं को पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करना होता है। बाकी सभी कर सकते हैं। तो कपालभाति का अभ्यास खाली पेट करना होता है। एम्प्टी स्टमक, तो इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं, या शाम को भी करें तो खाने के 4-5 घंटे बाद कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपालभाति खाली पेट करना होता है। तो मेथड हो गया, टाइमिंग एटलीस्ट 15 मिनट्स डेली। विद एवरी ब्रेथ व्हाट आर वी डूइंग? वेस्ट को निकाल रहे हैं, गंदगी को जो हमारे गंदगी निकालने वाले रास्ते हमारे एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। 4 हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला एक्सपिरेशन, सांस के माध्यम से हम गंदगी को निकाल, फिर दूसरा यूरिन के माध्यम से, फिर तीसरा स्टूल के माध्यम से। तो जब आप पेट को पिचका रहे हैं तो इंटेस्टाइन्स को और किडनीज को भी आप एक्टिवेट कर रहे हैं, उनके द्वारा वो गंदगी शरीर में। और जब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो जो चौथा रास्ता है स्वेट ग्लैंड्स के माध्यम से उस गंदगी को निकाल रहे हैं। तो ये चारों रास्ते जो गंदगी निकालने के हैं, इनको एक्टिवेट कर रहे हैं कपालभाति के द्वारा। और ये गंदगी रोगों का कारण है, वो गंदगी दूर होगी तो सारे रोग दूर होंगे। तो हर सांस के साथ संकल्प, सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन
स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। इस संकल्प के साथ कपालभाति का अभ्यास करें। जो कर सकते हैं साथ में करते जाएं और सुनते भी जाएं। हर सांस के साथ मन को जोड़ते हुए के अब इसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उन ऑर्गन्स पे जहां प्रॉब्लम है। विजुअलाइज करें उन ऑर्गन्स को कि वहां से सारा कचरा, सारी गंदगी दूर हो गई है, वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गए। जितना विजुअलाइजेशन के साथ हम करते हैं, उतना एनर्जी पिन पॉइंट होकर उस स्थान पर काम करती है। तो विजुअलाइजेशन के साथ जब हम करते हैं, तो अब मान लीजिए डायबिटीज है, आपको कंसंट्रेट ऑन योर लिवर, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज है डिजीज ऑफ लिवर, नॉट ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास तो बेचारा इंसुलिन बना रहा है, बट वो काम नहीं कर पा रही है, इंसुलिन रिसेप्टर्स हमारे डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो उनको एक्टिवेट करना है, लिवर को एक्टिवेट करना है, ताकि वो उस ग्लूकोज को एसिमिलेट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए कंसंट्रेट ऑन योर लिवर, वहां से सारा कचरा, सारी गंदगी, सारी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं और लिवर प्रॉपरली काम कर रहा है। ये विजुअलाइज करते हुए जब हम कपालभाति कर रहे हैं, तो उसका पूरा इफेक्ट वहां पर होता है। मन कहीं इधर-उधर भटकता भी नहीं है और एनर्जी पिन पॉइंट पे काम करती है। तो ये कपालभाति कम से और विद डिवोशन, परमात्मा की दी हुई शक्ति से कार्य कर पा रहे हैं, पेट को हिला पा रहे हैं, शुक्राना है परमात्मा का कि उसने इतनी ताकत दी है। इस भाव में रहते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं, तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। तीसरी चीज जो आप करते रहें कपालभाति 15 मिनट का, तो आप सुनते भी जाएं, फिर कम से कम 5 मिनट तो लगातार करना जरूरी है, तो उसका इफेक्ट हमें पूरा मिलेगा। 15 मिनट लगातार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको इसका अभ्यास और बढ़ाने की जरूरत होती है। 1-1 घंटा तक, जैसे कैंसर जैसे रोगों में 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह और शाम दोनों टाइम करें। उसका पूरा जैसे डोज होती है मेडिसिन की, ऐसे प्राणायाम भी डोज, जितना हम जैसी प्रॉब्लम उसके हिसाब से उसको डोज को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। तीसरी चीज जो है बैलेंस डाइट। तो आहार के बारे में भी बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अंदर जो डालेंगे उसका असर होगा ही। तो आहार हम कहाँ-कहाँ से ले रहे हैं? केवल मुंह से ले रहे हैं वो आहार नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं वो आहार। आंख से क्या देख रहे हैं, कान से क्या सुन रहे हैं। अभी इंफॉर्मेशन की बात जब हम कर रहे थे, तो आंखों से, कानों से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहीं से हम लेते हैं। तो क्या ले रहे हैं अंदर, उसके प्रति सावधान होने की बहुत जरूरत है। फिर त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, जब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, हेयर डाई लगा रहे हैं, या केमिकल्स वाली क्रीम्स लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, तो वो उन केमिकल्स से अपने, वो बॉडी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, कहीं न कहीं वो स्किन को, हमारे बॉडी, पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो उनके स्थान पर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, तो फार बेटर होगा। तो ये थोड़ा-सा हम ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से, ऐसे ही सांस के माध्यम से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्रति भी सावधान होने की जरूरत है। आंखों से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, उसके प्रति तो सावधान होना ही है। नासिका से क्या ग्रहण करें, जब आप पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं, तो आप उसका खामियाजा शरीर को भुगतना पड़ता है। वो दूषित वायु शरीर को प्रभावित करती है, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भोपाल गैस कांड, जहां पर हजारों लोग मिनटों में काल के गाल में समा गए बिकॉज ऑफ ए पॉइजनस गैस। और वहीं पर अगर हम यज्ञ की धूम लें, हवन ये पूरा एक चिकित्सा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है, हवन या यज्ञ। तो वो जो पहले नियमित रूप से घर में अग्निहोत्र करते थे, उसके पीछे बहुत साइंटिफिक फैक्ट था कि वो जो हम उसमें डाल रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप में पूरे उसको बॉडी को, घर के एटमॉस्फेयर को उसको ठीक करने की उसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है कि जैसे अगर हम 100 ग्राम घी खाएं, उससे जितना फायदा होगा, उतना 10 ग्राम घी को स्किन से मालिश करके रमाने में होगा। उतना 1 ग्राम घी को यज्ञ में, हवन में आहुति देकर उसकी वो धूम लेने से होगा।
तो मतलब इतना उसका जितना वो सूक्ष्म होता जाता है उसका वो उतना माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल तक वो काम करता है, उसका बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। तो यज्ञ हवन जो कहते हैं उसको जीवन के साथ जोड़ें, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो हम जिसके बारे में ज्यादातर बात करते हैं, आहार की बात जब चलती है, तो सबसे पहला ध्यान आता है मुंह से लिए जाने वाला। तो उसके प्रति सावधान होने की बहुत जरूरत है। क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और किस भाव से खाएं, इन सब पर ध्यान देना है। क्या खाएं, भोजन में अलग अलग कई तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट उनके विस्तार में नहीं जाएंगे। मोटा मोटा समझें कि उसके लिए जो हम भोजन ले रहे हैं, मुख्य रूप से वो हमारे लिए हेल्दी फूड का मतलब हर स्तर पर हेल्दी, आध्यात्मिक स्तर पर भी। तो सात्विक हो आहार हमारा, जो न्यूट्रिशनल उसके कंटेंट्स हैं वो पूरे हों, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर वो पर्याप्त मात्रा में मिले। और भोजन हमारा एल्कलाइन, एसिडिटी का मापक होता है पीएच वैल्यू। पानी की पीएच 7 होती है, वाटर पीएच इज 7। उससे कम जिसकी पीएच होती है वो एसिडिक होता है, ज्यादा जिसकी पीएच होती है वो एल्कलाइन होता है। हमारे ब्लड की पीएच है 7.4। तो हमारे डाइट में अधिकांश एल्कलाइन होना चाहिए, 80% एल्कलाइन एंड 20% एसिडिक होना चाहिए। अब कौन सा एल्कलाइन है, कौन सा एसिडिक है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? जितना जितना हम प्रोसेस करते जाते हैं, उतना उतना हेल्दी एल्कलाइन आहार को एसिडिक आहार बनाते जाते हैं। सिंपल उदाहरण सबसे, गन्ना, शुगर केन, वो एल्कलाइन आहार। चीनी एसिडिक है। अंकुरित गेहूं या साबुत गेहूं एल्कलाइन है। मैदा एसिडिक है। कच्चा पालक एल्कलाइन आहार है। उसको उबाल लिया, पानी निचोड़ के फिर पालक पनीर की सब्जी तल के बना ली, स्ट्रांगली एसिडिक आहार। मतलब जितना हम प्रोसेस करते जाते हैं, उतना हेल्दी एल्कलाइन आहार को एसिडिक बनाते जाते हैं। तो थोड़ा सा आप चेंज करें, जितना हम वो परमात्मा ने जिस रूप में हमें प्रदान किया, उस रूप में हम लेने की कोशिश करें। तो बेस्ट फूड हमारे लिए कौन सा है? जो सात्विक भी हो, पोषक तत्वों से भी परिपूर्ण हो और एल्कलाइन भी हो। तो ऐसे आहार में नंबर 1 पर है पेड़ पर पके हुए ताजा फल, रीजनल एंड सीजनल फ्रूट, वो बेस्ट है हमारे लिए। एंड उसके साथ अगर ड्राई फ्रूट जोड़ दें तो ये कंप्लीट फूड है। जिंदगी भर हम मनुष्य मूलतः फलाहारी प्राणी है, जिंदगी भर हम रह सकते हैं उन पर। वास्तव में मांसाहार हमारा आहार है ही नहीं। बायोलॉजिकली वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियंस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, हमारे दांतों की बनावट, हमारे लार, हमारे स्टोमक की कैपेसिटी, स्टोमक इंटेस्टाइन्स की लेंथ, इन सब से बायोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि वी आर वेजिटेरियन, रादर फ्रूटेरियन, नॉट नॉन वेज। तो नॉन वेज हमारा किसी भी दृष्टि से उचित आहार नहीं है। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, इवन इकोनॉमिक दृष्टि से किसी भी रूप में वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। शाकाहार हमारे लिए, फलाहार हमारे लिए सर्वोत्तम। तो पेड़ पर पके हुए ताजा फल। दूसरे नंबर पर आता है कच्ची हरी सब्जियां और अंकुरित अन्न। और तीसरे नंबर पर आता है फिर चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हरी सब्जियां और देशी गाय, A2 काउस मिल्क। उसका वो अब उसमें थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है कि जो प्योर वीगन लोग हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेते हैं। स्पेशली ऑटो इम्यून डिजीजेज में हम भी एडवाइस करते हैं कि उनको एनिमल प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेना चाहिए, तो उसमें वो गाय का दूध भी ना लें, केवल वही लें। लेकिन एज इन जनरल देशी गाय का A2 काउज मिल्क, दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये मुख्य रूप से हमारा आहार इनमें से होना चाहिए। फल, सलाद, अंकुरित अन्न, चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हरी सब्जियां और देशी गाय का दूध, दही, घी। इसके अलावा जो हानिकारक चीजें हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, मैदा की चीजें, नॉन वेज, ज्यादा मिर्च मसालों की चीजें, तली हुई चीजें,
प्रिजर्वेटिव डली हुई, आर्टिफिशियल कलरेंस डली हुई चीजें, वो सब हार्मफुल है, उनका हम प्रयोग जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्राणायाम कपालभाति के बाद तीसरी चीज जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम इतना हम अवश्य कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये बैलेंसिंग है, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करने का, हमारे सारे बॉडी फ्लोज को बैलेंस करने का काम करता है। कैसे करना है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम? दोनों हाथों को इस तरह से वायु मुद्रा में रखकर लेफ्ट राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस खींचेंगे, फिर बीच की दो उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से खींचा राइट से छोड़ा, राइट से खींचा लेफ्ट से छोड़ा। मतलब जिससे खींच रहे हैं उससे नहीं छोड़ रहा है, जिससे छोड़ रहे हैं उससे वापस खींचना है। तो 5-6 सेकंड में खींचे हैं, 5-6 सेकंड में छोड़े। लंबा, गहरा, धीमा और सहज, लॉन्ग, डीप, स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। एवरी फ्लो इज गेटिंग बैलेंस्ड। हर सांस के साथ संकल्प रखें, all flows are getting balanced. Blood flow, lymph flow, hormonal flow, enzyme flow, urine flow, nerve flow, all flows are getting balanced. Our left and right brain are getting balanced. वास्तव में दोनों हेमिस्फेयर्स का काम थोड़ा अलग अलग है। बायां मस्तिष्क हमारा बल का, पराक्रम का, वाणी का, तर्क का केंद्र है। दाहिना मस्तिष्क हमारा भावनाओं का केंद्र है, इमोशंस का केंद्र। इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है जीवन में, और ये बैलेंस आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के तहत। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना हम कपालभाति कर रहे हैं, कम से कम उतना अनुलोम विलोम 15 मिनट तो करनी है, और ज्यादा करें। इसके लिए कोई खाली पेट की बाध्यता नहीं है, जब समय मिले तभी कर लें। करें विजुअलाइजेशन के साथ, अपने फ्लोज को विजुअलाइज करते हुए, जहां समस्या है वहां पर मन को केंद्रित करते हुए। हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, अपने हार्मोन के फ्लो को बैलेंस करने का, हार्मोन्स का फ्लो बैलेंस हो रहा है विजुअलाइजेशन के साथ। किडनी की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट ऑन योर किडनीज, यूरिन का फ्लो नॉर्मल हो। कमर से नीचे पैरों में दर्द जा रहा है, नर्व्स पे कंप्रेशन आ रहा है, अपने नर्व फ्लो को विजुअलाइज करें कि वहां से निकलने वाले नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो रहा है। हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो, हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, अपने हार्ट की जो कोरोनरीज है उनको विजुअलाइज करें कि वहां से उनका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया है। ये विजुअलाइजेशन के साथ जब करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हमें ये एक आर्टरी अगर कोई ब्लॉक होती है तो बॉडी अपने आप कोलेटरल्स बनाने लग जाती है। एक आर्टरी ब्लॉक होती है तो 4 नई आर्टरी खुलने लग जाती है, नेचुरल कोलेटरल। अब नेचुरल बाईपास की प्रक्रिया सबके शरीर में होती है, बट उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। तो नेचुरल बाईपास हो जाता है, किसी बाहर से किसी एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती है। हार्ट हमारा सही ढंग से कार्य करता रहता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जितना हम कपालभाति कर रहे हैं उतना अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं साथ में, तो उसका हमको लाभ मिलेगा। डाइट की जो बात चल रही थी, वायु मुद्रा, दिस पुट योर इंडेक्स फिंगर at the root of your thumb like this. Put your index finger at the root of thumb and press it with your thumb. Other fingers are straight. Put them on your like this on your. This is वायु मुद्रा। ये हम कर सकते हैं आराम से। इसमें आराम, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में, ये फॉर जॉइंट पेन्स इट इज वेरी बेनिफिशियल। कंसंट्रेट, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसमें रखें। तो बात चल रही थी डाइट की, आहार के बारे में, क्या खाएं। तो उसके बाद दूसरी चीज है कैसे खाएं। उसके लिए इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ईट योर लिक्विड्स ड्रिंक योर सॉलिड्स। जो भी खाने की चीजें उनको चबा चबा कर, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ। मुंह की लार में जो हमारे सलाइवा वाले अमाइलेज होता है, टाइलेज, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन चालू हो जाता है। और उसके लिए एक प्रयोग करिएगा, जब भी आप रोटी खाएं, रोटी का एक ग्रास बिना
सब्जी लगाए, दाल लगाए, केवल रोटी का ग्लास मुंह में रख के उसको चबाइए, इतना चबाइए कि वो मुंह के अंदर लिक्विड बन जाए। देखिएगा वो आपको मीठा लगने लगेगा। वो मिठास कहाँ से आई? रोटी तो मीठी नहीं होती है, वो मिठास आई है उसमें जो स्टार्च था, लार में के टाइलेज ने उसका पाचन किया, उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए वो मीठा लगने लग जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। यहाँ से हम जब अच्छी तरह से चबाते हैं तो उसका यहाँ से पाचन चालू होता है और अंदर मिक्सिंग की प्रक्रिया अच्छी तरह हो जाती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो वहां उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो पाता है। अन्यथा अगर चबाएंगे नहीं तो वो बिना बिना डाइजेस्ट हुए नीचे से निकल जाएगा। छोटे बच्चों को अब कभी आपने देखा होगा, अगर उनको छोटे 8 महीने के बच्चे को किशमिश दे दिया, वो चबाता तो है नहीं, दाँतता है नहीं, वो निकल जाता है। अगले दिन उसकी लैट्रिन में वो यूँ का यूँ निकल जाएगा। आप भी स्प्राउट्स खा के देखिएगा, सलाद खा के देखिएगा, बिना चबाए अगर कोई आप अंदर ले जाते हैं, अगले दिन अपने लैट्रिन को चेक कर लीजिएगा, उसमें वो दिख जाएँगे आप। तो चबाना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। और लिक्विड्स को भी गटागट ना पिएँ, घूँट-घूँट करके मुँह की लार मिलाते हुए, ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो मुँह की लार मिलाते हुए, मुँह में घुमाते हुए उसको लें। अच्छी तरह से चबा-चबा कर और पीने की चीज़ों को भी मुँह में घूँट-घूँट, घुमा-घुमा कर लें अंदर। फिर तीसरी चीज़ है, कैसे, कब खाएँ? तो समय से खाएँ, बिना भूख के ना खाएँ। कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। उसको ठीक रखने के लिए ज़रूरी है समय से भोजन करें। और बेस्ट है सूर्यास्त से पहले अगर हो सके तो सूर्यास्त से पहले कर लें शाम का भोजन, ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। और देर रात्रि से किया हुआ भोजन फिर प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से फिर टॉक्सिन्स डिपॉज़िट होते हैं, वो रोगों का कारण बनता है। और चौथी चीज़ है, कितना खाएँ? अपने स्टमक की कैपेसिटी का आधा भोजन से भरें, आधा खाली रखें, मिक्सिंग की प्रक्रिया के लिए एवं डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन के लिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, किस भाव से खाएँ? अच्छा से अच्छा भोजन भी क्रोधित होकर, चिंतित होकर, तनाव में खाया जाएगा, जल्दबाजी में खाया जाएगा, तो वो लाभ के स्थान पर हानि देगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होंगे उस उन इमोशंस की वज़ह से। और वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव जूसेज को, डाइजेस्टिव प्रोसेस को सप्रेस कर देंगे, तो डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा नहीं, जो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, टॉक्सिन्स बनाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, भोजन करते समय शांतचित्त प्रसन्न भाव से, वही शुक्राना और मुस्कुराना का ध्यान रखेंगे। मुस्कुराते हुए शुक्राने के भाव के साथ जब हम भोजन करेंगे, परमात्मा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वाइब्रेशंस, जैसे अभी वाइब्रेशन का प्रभाव बता रहा था मैं, तो हर भोजन में हम प्रसाद का भाव डालकर, भगवान का प्रसाद है, इस भाव से ग्रहण करें। पीने की चीज़ों को भी, चले भोजन के समय तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं, तो हालाँकि वो सिर्फ शाब्दिक प्रार्थना होती है, मन नहीं जुड़ता है, बस बोलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे। वास्तव में प्रार्थना हमारी उस भाषा में होनी चाहिए, जिस भाषा में हम सोचते हैं, क्यों तब हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। जिस भाषा में हम बोलते नहीं, जिस भाषा में हम सोचते हैं, हमारी प्रार्थना उस भाषा में होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में सोचते हैं, तो आपकी प्रार्थना हिंदी में होनी चाहिए कि परमात्मा की शक्ति से भरा ये भोजन तन-मन को शक्ति और स्वास्थ्य दे रहा है। अब इसमें भा भा भोजन को हमने ग्रहण किया, हमने उसको वास्तव में प्रसाद बना लिया। पानी को भी, कोई भी पीने की चीज़ भी ले रहे हैं, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्लास हाथ में लिया, जस्ट 10 सेकंड उसमें वाइब्रेशन डाल दें। कि परमात्मा की शक्ति से भरा हुआ ये जल, ये जूस जो भी हम ले रहे हैं, इसके द्वारा ये तन-मन को शीतलता, शांति, शक्ति मिल रही है। अब आपने उसको ग्रहण किया, आपने उसको चरणामृत बना लिया। तो हर भोजन को हम प्रसाद, हर पेय को हम चरणामृत बनाकर ग्रहण करें। बनाने वाले का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बनाते समय हमारे वाइब्रेशंस क्या हैं, उनके प्रति भी सावधान हो। क्रोधित होकर, परेशान होकर, चिड़चिड़ाहट में कभी भोजन ना बनाएँ। भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, इस भाव से हम भोजन बनाएँ। इसीलिए होटलों का खाना कभी भी स्वास्थ्यप्रद नहीं हो सकता है। वाइब्रेशंस क्या है उसमें? पैसा, पैसा, पैसा। तो जो ज़्यादा बाहर का खाता है, उसके जीवन में हाय पैसा लगी रहती है। तो
कोशिश करें भोजन अपने घर में स्वयं बनाएं। तो जितना, अब यहाँ तो खैर स्वयं ही बनाएंगे, यहाँ कौन सा नौकर होता है, लेकिन कोशिश करें ज्यादा बाहर का खाने के बजाय स्वयं बनाकर खाएं, क्योंकि उसमें आप अपने पॉजिटिव भाव डाल पाएंगे और वाइब्रेशंस हैव इफेक्ट। तो आहार के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इन तीनों चीजों को, बैलेंस थॉट्स, बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज, इन तीनों चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो संपूर्ण स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। उसमें थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में भी इसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि सुबह सुबह जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वो फिर दिन भर हमारे घूमती रहती है। तो उठते ही सबसे पहला काम मुस्कुराते हुए परमात्मा का शुक्राना करना। हम उठते किसी और कार्य में लग जाएं, मोबाइल संभालने लग जाएं, वो नहीं करना है। मोबाइल को रात्रि को अगर हम एरोप्लेन मोड पे डालकर छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर दें, ताकि सुबह उठते ही कम से कम सुबह सुबह पहला काम हम मोबाइल को संभालने का न करें, इसको बिस्तर से दूर रख के सोएं, ताकि उठते ही तुरंत वो हाथ में न आए, और परमात्मा का शुक्राना करते हुए मुस्कुराते हुए उठें। और फिर अपने दैनिक कार्यक्रमों में आगे जाने से पहले 5 मिनट का समय अपने आप के साथ जुड़ने के लिए दें। उस शांत अवस्था में जो भी हमें पॉजिटिव मिला है उसके लिए कुछ पॉजिटिव संकल्प करें, कुछ पॉजिटिव दोहराएं, कुछ अंदर हम पॉजिटिव विचार लें। उसका एक सिंपल सा उदाहरण एक प्रार्थना के रूप में हम कर सकते हैं। सभी लोग करने तैयार हैं? एक प्रार्थना कर लें। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परम पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है, जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं। ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ हमें मिला है, ये मानव जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला है, अगली श्वास मिली है, खाने को अन्न मिला है, पीने को पानी मिला है, श्वास लेने को ऑक्सीजन मिली है, रहने को घर मिला है, पहनने को वस्त्र मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, हाथ पैरों में काम करने की ताकत मिली है, आंखों से देखने की, कानों से सुनने की, नासिका से सूंघने की, जिह्वा से स्वाद लेने की, बोलने की, त्वचा से स्पर्श की क्षमता मिली है। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं, आने वाले 24 घंटे में हर समय सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सुनेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक भावों में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। सेवा, समर्पण, सहयोग, सहनशीलता, संवेदनशीलता, साहचर्य, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा आदि दिव्य गुणों को जीवन में धारण करते रहेंगे। सभी को ओम। तो इस तरह से सुबह सुबह को पॉजिटिव प्रार्थना, पॉजिटिव वाइब्रेशन, कुछ पॉजिटिव रीडिंग के साथ हम अपने दैनिक कार्यक्रम में लगेंगे तो वो दिन भर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर घूमेंगे। तो अपने सुबह से रात्रि तक की दिन, रात्रि को सोते समय भी इसी तरह से हम अगर पॉजिटिव भावों के साथ जाएंगे तो हमारी नींद भी अच्छी होगी और वो सबकॉन्शियस लेवल में हमारे विचार चले जाएंगे। जिनको नींद नहीं आती है
शरीर को ढीला छोड़कर शवासन की स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को सांसों पर टिका लें। अंदर जा रही सांस मुस्कुराते हुए परमात्मा तेरा शुक्राना कि अगली सांस आ रही। बाहर निकलती सांस सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी गंदगी दूर हो गई। अंदर जाती सांस मुस्कुराते हुए शुक्राना, बाहर निकलती सांस सारे रोग विकार दूर। इस तरह से मन को सांसों पर केंद्रित करते हुए नींद में जाएंगे, बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो ये छोटे-छोटे प्रयोग हम जीवन में कर सकते हैं, अपना सकते हैं और स्वास्थ्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो उनके संबंध में हम चर्चा करें और अपना आगे जो भी अभ्यास करना है वो अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए जी। और कुछ कहते हैं कि नहीं थोड़ा पानी पीना चाहिए, तो आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, अगर हमारे भोजन में रस वाली चीजें पर्याप्त हैं, जैसे हम सलाद खा रहे हैं, सब्जी में रस वाली रसदार सब्जी ले रहे हैं या सूप ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, तो इनमें पर्याप्त लिक्विड मिल जाता है तो जरूरत नहीं है। वास्तव में पानी की जरूरत आप हैंड रेज कर लीजिए, जो अब लिख रहे हैं प्लीज हैंड रेज वाला बटन दबाइए तो आप आगे आ जाएंगे, तो आपको अनम्यूट कर पाएंगे। जिनको भी कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेज कर लें। हैंड मतलब ऐसे हाथ नहीं खड़ा करना है। इसमें जो आपके फोन में ऑप्शंस हैं, उसमें हैंड रेज वाला जो ऑप्शन है, जूम से तो सब परिचित है, तो हैंड रेज करने का आपका जिनका भी है तो हैंड रेज कर लेंगे तो प्रश्न पूछ पाएंगे। क्योंकि अब ऐसे हम ढूंढना मुश्किल काम होगा, जिन्होंने चैट पे लिखा है उनको ढूंढना ऐसे मुश्किल काम होगा, तो कृपया हैंड रेज कर लीजिए। आप सबको अभी वो नहीं कर पता। दीजिए कि लोग अपने को अनम्यूट कर सके। अच्छा ठीक है। हाँ, अन्य पर वो फिर से हाँ। सब एक साथ नहीं बोल लेंगे, एक- हैंड रेज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादा अच्छा। एक- हाँ, ठीक है। एक मिनट, तो मैं पहले उस बात का जवाब दे दूं पूरा। तो पानी का तो उस स्थिति में पानी की जरूरत नहीं है। पानी की ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब हम एक तो खाने भोजन के एक घंटा पहले पानी पिए, 1 घंटे बाद में पिए, ये सर्वोत्तम है। तो आधा घंटे पहले अगर हमने पानी पिया है तो 90% चांस है कि हमें भोजन के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा पानी की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो चबाते नहीं है, पानी के साथ निगलने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह चबाएंगे तो मुंह के अंदर लार इतनी बन जाएगी तो बाहर से पानी की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा, उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी की जो ज्यादा मिर्च मसालों खाते हैं। सबको अनम्यूट करने में दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, म्यूट मैं वाली देख ले रही हूँ। लीजिए। जिनको अनम्यूट करना है वो हैंड रेज कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपको अभी कर रहे हैं उषा जी, हैंड रेज ऐसा नहीं करना होता है वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। वो जैसे पता मैं मैं भूल बता गई कि कैसे करते हैं, पहले पता था, भूल गई हूँ। हाँ, तो बहुत तो सिंपल। बस जस्ट एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए उनकी बात। अच्छा, तो अच्छा, पानी की वास्तव में जरूरत नहीं होती भोजन के समय, लेकिन जिनको मंदाग्नि रहती है, मतलब जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, वो कप आधा कटोरी गर्म पानी भोजन के बीच में ले सकते हैं, उनके डाइजेस्टिव फायर को ठीक करने के लिए वो अच्छा। ठीक है, अब पूछिए उषा जी। अच्छा, नहीं बस मैं पूछी, भस्त्रिका के लिए आपने क्या बताया था, कैसे करते हैं भस्त्रिका का? सीधा बैठकर पूरा लंबा गहरा जितना फुला सकते हैं पूरा फुलाएंगे तो क्या होगा, पहले छाती फूलेगी, फिर डायफ्राम जो हमारे छाती और पेट के बीच का जो पर्दा है वो नीचे जाएगा, तो पेट भी थोड़ा सा बाहर आएगा। पूरा मतलब जितना हम फुला सकते हैं लंग्स को उतना फुलाने की कोशिश करें। जब छोड़ेंगे तो पहले डायफ्राम सिकुड़ेगा तो पेट अंदर जाएगा, फिर छाती सिकुड़ेगी, सांस पूरा बाहर आएगा, थैंक यू। इस तरह से जी। और किसी को पूछना है जी? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए खाने के संबंध में आपने जो बताया, जी। ये जहां तक संभव हो ये लीव्स और फ्रूट्स खाने का, हरी हरी सब्जियां या जी, हाँ, फ्रूट्स हाँ, को हाँ। खाना, तो इसका मतलब लिटरली आपने जो कहा कि बॉयल्ड करके हम सब्जी खा लें,
मतलब जो चीज कच्ची खाई जा सकती कच्ची खाएं, कच्ची नहीं खाई जाए बॉईल करके खाएं। हाँ, कच्ची जैसे सैलड वाली चीजें हैं, हाँ, मूली खाते हैं, पत्ते खाते हैं, लेटस खाते हैं, वो सब हाँ, चीजें कच्ची खाते हैं हम। लेकिन खाने में क्या करना चाहिए? क्यों हाँ, क्यों बॉइल्ड तो सब्जी मतलब तली हुई चीजें ना प्रयोग करके बॉइल्ड सब्जी का प्रयोग करें। मिर्च मसाले जो जरूरी है थोड़ा बहुत डालें, बाकी बहुत ज्यादा मिर्च मसालों की मतलब कई लोगों की तो ऐसी स्थिति होती है कि वो मसालों की सब्जी होती है, उसमें मतलब जैसे लौकी तो कम दिख रही है, मसाले ही मसाले ज्यादा हो जाते हैं, तो जी, वो नहीं होना चाहिए। मसालों का अपना महत्व। अब हल्दी है, बहुत अच्छी चीज है, हल्दी है, धनिया है, डालिए, लेकिन मसालों की सब्जी नहीं बनानी। सब्जी हम जो खा रहे हैं सब्जी का भी स्वाद आना चाहिए, जी, मसालों ही मसालों का स्वाद लें। जी, और जो हम खा रहे हैं लौकी खा रहे हैं तो लौकी का स्वाद आना चाहिए, गोभी खा रहे हैं तो गोभी का स्वाद आना चाहिए, मसालों का स्वाद। और उसमें भी ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, या तो नमक या मिर्च जी, इन दो का स्वाद जानते हैं, या फिर मीठा चीनी, इन तीन का स्वाद जानते हैं। बाकी चीजों का हर एक का अपना अपना टेस्ट है, उसको लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी कल्पना जी। जी, मैंने पूछना था कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद सेम है या अलग है? देखिए ऐसे आयुर्वेद वास्तव में पूरा आयुर्विज्ञान है। आयुर्वेद का जो है वो मतलब बहुत बड़ा वो है, उसमें नेचुरोपैथी भी एक हिस्सा है। बट थोड़ा से जहाँ डाइट वगैरह की बात आती है तो थोड़ा सा मतभेद है। जैसे आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं और नेचुरोपैथी के जो सिद्धांत हैं उनमें कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वैसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नेचुरोपैथी आयुर्वेद का ही हिस्सा है। अच्छा, ओके, बट थोड़ा डिफरेंस भी है। नेचुरोपैथी मतलब आयुर्वेद में हर्ब्स का और औषधियों का भी प्रयोग इंक्लूडेड है, जबकि नेचुरोपैथी इट इज मेडिसिन लेस, अच्छा, ओनली बाय नेचर। जो 5 तत्व हमें जिनसे ये शरीर बना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, उन 5 तत्वों के ही प्रयोग से हम इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, वो है नेचुरोपैथी। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी, दामिनी जी। इशिका जी पहले आप वीडियो ऑन करें तब हैंड रेज करिए। आ- आ- आपने वो यज्ञ के बारे में घी का क्या प्रोपोर्शंस क्या बोले? नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा था, मतलब एक उसको समझाने के लिए कि हाँ हम हाँ मुंह से जितना उसका इफेक्ट लेते हैं उससे कई ज्यादा ज्यादा है, कई गुना ज्यादा इफेक्ट यज्ञ के माध्यम से। मतलब जो मेडिसिन हम मुंह से खा रहे हैं उन्हीं हाँ मेडिसिन को हवन में डालकर उनके हवन के द्वारा उनको ग्रहण किया जाए तो उनका इफेक्ट और ज्यादा होता है। ऐसे। सपोज अभी एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसका उपयोग करते हैं। हम इनहेलर्स लेते हैं, हम्म, क्या कर रहे हैं वो इनहेलर्स, जो मुंह से डोज दी जाती है मिलीग्राम्स में होती है, और हाँ इनहेलर्स में वो माइक्रोग्राम्स में दी जाती है जो डोज। हाँ हाँ इसका इफेक्ट ओके काफी गुना बढ़ हाँ गया। अच्छा। और कौन से कंडीशंस में भस्त्रिका नहीं करनी है? भस्त्रिका कर सकते हैं आराम से, हर ओके कंडीशन में। हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है तो स्लो करें, अच्छा कर सकते हैं। ओके थैंक यू जी केशिका जी। पेन किलर्स लेना क्या ठीक है? जैसे मेरा बहुत सरदर्द नॉट एट का ऑल। काफी टाइम डेफिनेटली कारण कारण का निवारण करिए। एक्चुअली मैं नेचुरोपैथी में आया इसी वजह से। मुझे भी सर दर्द की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी बचपन से, और उसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, आंखों पे चश्मा भी लगा लिया, उतार भी दिया, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। हर तीसरे दिन चौथे दिन इतना पेन, और बिना फिर मेडिसिन के ठीक ही ना हो। तो फिर तो फिर मतलब हुआ ना कि एक्चुअली ये कोई समाधान थोड़ी है, दवाई लेना कोई समाधान तो नहीं है, बीमारी तो ठीक नहीं हो रही है। वो मुझे कारण नेचुरोपैथी में जब सीखी तब मुझे समझ आया कि मेरे सर दर्द का कारण है मेरी एसिडिटी, और जितनी मेडिसिन आप पेन किलर ले रहे हो उतनी एसिडिटी बढ़ती जा रही है। तो मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। और फिर पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, एसिडिटी, ये तो स्टोमक को तो इरिटेट कर ही रहे हैं। खाली पेट अगर आप ये एस्पिरिन जैसी दवाई ले लें तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, और उसके अलावा वो अपनी किडनीज को भी दुष्प्रभावित कर रहे हैं।
तो इसलिए उनका हम्म। प्रयोग अच्छा नहीं है रेगुलरली लेना। उसके स्थान पर हम बेहतर है उसका एक मूल कारण का निवारण करें। जिस वजह से हो रहा है सर दर्द, उसको कारण को जाने, उसका निवारण करें। किस समय होता है आपको सर दर्द, उसके आधार पर थोड़ा-सा किस कारण से होता है, कैसे प्रेसिपिटेट होता है, कैसे ठीक होता है, वो थोड़ा बताएँगे तो उसके आधार पर आपको थोड़ा सलाह दी जा सकती है कि क्या करना है। मेरा वो हम एक्चुअली रिसेंटली आंखों का भी टेस्ट करवा चुके हैं, तो थोड़ा ड्राई आईज है। नहीं, वो तो इतना हेडेक का कारण नहीं उससे होता। तो हेडेक तो होना नहीं चाहिए। नहीं, और मेरा एक्चुअली और भी प्रॉब्लम है जैसे मेरा थोड़े सीजर्स होते हैं। अच्छा। आप प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम कम से कम आधा पौन हम घंटा हम हम करते हैं। हाँ, तो विजुअलाइजेशन के साथ करिए, अपने नर्व फ्लो को विजुअलाइज करते हुए, यहाँ से सारा इनका नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया, इस विजुअलाइजेशन के साथ करिए। और थोड़ा-सा योग निद्रा का भी अभ्यास करिए, तो अच्छा रहेगा। जी। थैंक यू। I think Kalpana, would you like to thank him because I think he is getting late. It's very late there. Oh, okay. So कल्पना आप अपने को अनम्यूट कर ले। Yes. So thank you, Dr. Fahad. आपने इतना आपका कीमती समय निकाल के हमको सबको कितनी सारी टिप्स दी हेल्थ के लाइफ लोगों का शुक्राना है कि आप Yeah, लोगों ने so इतना we are very, very thankful to you for sharing your knowledge and educating us, actually. All of us, I'm sure we will take away a lot of things from this meeting. एक चीज और कहना चाहूंगा मैं